जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग, उनके मैनिफेस्टो में क्या था? मैनिफेस्टो में आप झूठ बोल रहे थे क्या? जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उनके समय में कौन सा मॉडल एक्ट जारी हुआ था? अमरिंदर सिंह जी जब चुनाव लड़े थे तो अमरिंदर सिंह जी ने मैनिफेस्टो में क्या लिखा था? इस प्रकार के अंतर्राज्यीय ट्रेड के लिए इनने भी अपने घोषणा पत्र में लिखा था। आप घोषणा पत्र से मुकर रहे हो तो ये तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। दरअसल मुझे कई बार हंसी आती है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट तब लागू किया गया था जब देश में खाद्यान्न का अभाव था। कांग्रेस के लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको भी आग्रह करना चाहता हूं, आप पूरे एक्ट को पढ़िए। उस एक्ट में कहीं भी जमीन से संबंधित कोई भी डील किसी उद्योगपति और किसान के बीच में नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि ये दुष्प्रचार का चरम है। भारत आज़ाद देश है, किसी भी बड़े से बड़े आदमी की हिमाकत नहीं है कि आप कोई जमींदारी स्थापित कर दें। आज तक किसान घाटे में खेती इसलिए कर रहा था कि किसानी में निजी निवेश नहीं था। निजी निवेश जैसे जैसे किसानी में पहुंचेगा वैसे वैसे गांव-गांव में रोजगार के अवसर खड़े होंगे। ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹਲੇ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ 3 ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਦਨ 'ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਤੋਮਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ 2-3 ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। देखिए, ये कृषि सुधार बिल जो भारत सरकार लेकर आ रही है, इन बिलों से किसान की ज़िंदगी में आमूल चूल परिवर्तन होने वाला है। किसान की जो उत्पादन है उसका वाजिब मूल्य उसे मिलेगा। किसान पर जो अनेक प्रकार के टैक्स लगते हैं उन टैक्स से किसान मुक्त हो सकेगा। अभी किसान अपनी फसल को मंडी में ले जाने के लिए मजबूर है। इस विधेयक के बाद वह अपनी फसल को घर से भी मन चाहे व्यक्ति और मन चाहे कीमत पर बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। मूल्य आश्वासन एक्ट के माध्यम से ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी किसान किसी प्रोसेसर से, निर्यातक के साथ अपनी फसल का समझौता कर सकता है। ये बिल इस बात का प्रावधान करता है कि फसल की बुआई के समय ही किसान प्रोसेसर के साथ करार करे और उसकी फसल किन दामों पर खरीदी जाएगी ये करार में बुआई के समय ही निश्चित हो जाए, जिससे कि किसान को किसी प्रकार की रिस्क न रहे। अब बुआई के समय अगर किसी किसान को फसल के वाजिब दाम का करार होता है तो इससे अच्छा बिल किसान के लिए और क्या हो सकता है। इन बिलों में लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है कि इस बिल से लोग ज़मीन को ठेके पे ले लेंगे। इस बिल में ज़मीन को ठेके पे लेने का कोई प्रावधान नहीं है। कोई भी बड़ा आदमी किसान की ज़मीन पर खेती करेगा यह बिल इसकी इजाज़त नहीं देता है। किसान और करारकर्ता के बीच में जो करार होगा वो सिर्फ फसल का होगा।
इस फसल का मालिक भी किसान ही होगा। जब फसल की डिलीवरी वो दे देगा तो उसके बाद किसान को वो पेमेंट करेगा। इसलिए इसको किसी को भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों बिल किसान की ज़िंदगी में आमूल-चूल परिवर्तन करने वाले। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਐਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਆ ਉਹ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। नहीं, हमारी जो अप्रोच है वो पूरी तरह सकारात्मक है। मैं सभी किसान भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूँ, इन एक्ट के मामले में जो राजनीतिक दल भ्रम फैला रहे हैं, कांग्रेस के लोग भ्रम फैला रहे हैं, इसकी बातों में उन्हें नहीं आना चाहिए। और वो जब भी चाहें, जिस जगह भी चाहें, सरकार उनसे चर्चा करने के लिए तैयार है और उनकी शंका समाधान करने के लिए तैयार है। जहाँ तक एमएसपी का प्रश्न है, एमएसपी पर जिस प्रकार से खरीद होती रही है वैसे ही खरीद होती रहेगी। मैंने भी आश्वस्त किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है। कांग्रेस के लोग जबरन भ्रम फैला रहे हैं कि इससे एमएसपी पर कोई प्रभाव पड़ेगा। इस एक्ट का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। खरीफ की एमएसपी अभी हम 1 हफ्ते के भीतर घोषित करने वाले हैं और उसके जैसे ही फसल आएगी वैसे ही खरीद करने वाले हैं। आपने उस दिन संसद में भी जब दोनों बिलों पे चर्चा हो रही थी परसों, तो मैंने सुना कि आपने ये कहा कि एमएसपी जो है वो सरकार देना जारी रखेगी। कल प्रधानमंत्री जी ने भी यही आश्वासन दिया, आपने अभी भी यही बात करी है। पर विरोधी पक्ष की तरफ से जो लगातार वो कहा जा रहा है कि आप यही चीज़ आप लिखती में क्यों नहीं, पूरे बिलों में कहीं पे भी ये चीज़ बिल में नहीं है, लिखित आश्वासन नहीं है, जुबानी आश्वासन को कैसे माना जाए? मैं प्रतिपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूँ कि एमएसपी एक्ट का विषय कब थी? कांग्रेस की सरकार तो 50-60 वर्षों तक रही है ना। कौन से एक्ट में थी एमएसपी? एमएसपी सरकार का प्रशासकीय निर्णय है और इस बिल का कोई संबंध एमएसपी से है नहीं। ये बिल ओपन ट्रेड से के लिए है। ये बिल किसानों का जो मंडी टैक्स है उसको फ्री करने के लिए है और ये किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। यह किसानों को बुआई के समय मूल्य निर्धारित हो जाए इसका आश्वासन देने के लिए है। इसलिए हम कह रहे हैं कि किसान की ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए बिल है। एमएसपी का जहाँ तक प्रश्न है वो एमएसपी प्रशासकीय निर्णय है और वो निर्णय आज भी है और आने वाले कल में भी जारी रहेगा। आपने कहा कि आप बात कर रहे हैं मुक्त व्यापार की, यानी ओपन ट्रेड की, पर माहिरों का मानना ये है कि जब ओपन ट्रेड यूएसए और यूरोप जैसे मुल्कों में फेल हो गया है तो हम ये नाकाम सिस्टम अपने भारत के लिए क्यों ला रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जो लोग इस बात को कह रहे हैं वो लोग भारत की प्रकृति को समझते नहीं हैं और वो लोग भारत को आगे बढ़ाने में मदद नहीं देना चाहते हैं। भारत सरकार किसी भी यूरोप के मॉडल को कॉपी नहीं कर रही है। आज वक्त का तकाजा है कि किसान को आज़ादी मिलना चाहिए, मंडी की जंजीरों से उसे मुक्त होना चाहिए, किसान की फसल पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगना चाहिए और किसान वैल्यूएबल खेती कर सके, किसान वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सके, उसको अच्छा बीज मिल सके, उसको अच्छी टेक्नोलॉजी मिल सके और वो अपने उत्पादन का निर्यात कर सके और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ सके। इस दृष्टि से जो कानून की जंजीरें उन्हें समाप्त करना वक्त का तकाजा है। और जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग, उनके मैनिफेस्टो में क्या था? मैनिफेस्टो में आप झूठ बोल रहे थे क्या? जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उनके समय में कौन सा मॉडल एक्ट जारी हुआ था? अमरिंदर सिंह जी जब चुनाव लड़े थे
तो अमरिंदर सिंह जी ने मैनिफेस्टो में क्या लिखा था? इस प्रकार के अंतर्राज्यीय ट्रेड के लिए इनने भी अपने घोषणा पत्र में लिखा था। आप घोषणा पत्र से मुकर रहे हो तो ये तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। और किसान को कम से कम कांग्रेस के लोगों की बातों में तो नहीं आना चाहिए, उनको तो इनसे पूछना चाहिए कि आपने अपने मैनिफेस्टो में ऐसे ये कैसे लिखा, और आपने मैनिफेस्टो में लिखा इसका मतलब आप इससे सहमत हो, और आप इससे सहमत हो तो आपको गुमराह करने का, भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है। पंजाब के पास खनिज के क्षेत्र में कुछ नहीं है, उसके पास व्यापार का, उसकी जो मेन रीढ़ की हड्डी माना जाता है वो उसका कृषि ही मेन माना जाता है। बट एपीएमसी उसके वहाँ पे मंडियों का सिस्टम जो है वो बहुत पुख्ता है। तो ये एक प्रहार एपीएमसी मंडी सिस्टम पे भी माना जा रहा है, क्योंकि आप एक पैरेलल सिस्टम, अगर एक सिस्टम मंडी के अंदर चल रहा है और दूसरा सिस्टम मंडी के बाहर चल रहा है तो किसानों को उलझन होगी। शुरू में वो ज़्यादा कारोबारी ज़्यादा पैसे दे सकते हैं, बाद में उनको जब ये मंडी सिस्टम अपने आप में ख़त्म हो जाएगा तब उनके हितों की रक्षा कौन करेगा? मंडी सिस्टम पर ये बिल्कुल भी प्रहार नहीं है। मंडी तो राज्य सरकार का विषय है, मंडी राज्य सरकार रखेगी। मंडी में उनको जो टैक्स लगाना है वो लगा सकती है, घटाना है तो घटा सकती है। किसान के पास दो विकल्प रहेंगे, वो चाहेगा मंडी के सिस्टम को उचित समझेगा तो मंडी में जाएगा, और मंडी के सिस्टम को अगर उचित नहीं समझता और उसको मुनाफा ठीक नहीं मिल रहा है तो बाहर के सिस्टम में आएगा। आप कह रहे हो कि दोनों सिस्टम साथ साथ चलेंगे, पर ऐसा ही कुछ जियो सिस्टम के साथ हुआ है। जियो ने अपने शुरू में रेट जो कम करके उसके बाद धीरे धीरे पूरी मार्केट पे कब्जा कर लिया। अभी बाकी गए नहीं है कॉम्पिटिटर, बट वो उनको नुकसान हो रहा है जो धीरे धीरे मोनोपोली की तरफ उनको ले जा रहा है। तो यही एकाधिकार की बात जो है वो, यही डर, यही शंका किसानों के मन में भी है कि जब मंडी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद उनके पास सिर्फ उनके पास जाने का रास्ता रह जाएगा तो उस समय उनकी स्थिति क्या होगी? एमएसपी के अलावा कौन सा मंडी सिस्टम किसान को मूल्य की गारंटी देता है, मैं पूछना चाहता हूँ। जो एक महीना एमएसपी पर खरीद होती है उसकी गारंटी तो हम देते हैं कि समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। उसके बाद जो 365 दिन मंडी में ट्रेड होता है तो वहाँ कौन गारंटी दे रहा है? कोई गारंटी नहीं दे रहा। इसमें एक बात वो आड़तियों की भी आ रही है। पंजाब में इस समय 28,000 से ज़्यादा आड़तियाँ हैं, तो क्या उनका भविष्य जो है या उनका सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा? देखिए, दरअसल क्या है, ये हमारा जो बिल है ये किसानों को स्वतंत्रता देने वाला है, ये किसी के विरुद्ध नहीं है। छोटा व्यापारी, आड़तिया, मजदूर सबको रोजगार मिलेगा। जब वैकल्पिक प्लेटफॉर्म होंगे तो यहाँ काम होगा तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ काम नहीं होगा तो दूसरी जगह काम करने लगेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी के विरुद्ध है ये बिल। आपने जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो आया है उसमें मेनली कहा गया है कि जो भी कोई भी लिमिट नहीं रहेगी, किसी भी उसमें स्टॉक किया जा सकता है। तो इससे होर्डिंग बढ़ के महंगाई बढ़ने का कितना चांस है? क्या आप मानते हो इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी कि वो कम रेट पे ख़रीद के अगर उसको स्टॉक करे और जब कीमतों में तेज़ी आ जाए तब वो उसको बाज़ार में निकाले, तो ये अल्टीमेट भार तो कंज्यूमर पे पड़ेगा। देखिए, दरअसल मुझे कई बार हंसी आती है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट तब लागू किया गया था जब देश में खाद्यान्न का अभाव था। आज देश में खाद्यान्न सरप्लस है, रखने की जगह नहीं है। मंडियों में किसान की फसल बर्बाद हो रही है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। कौन इसका जिम्मेवार है? इसका जवाब है कांग्रेस के पास। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा कि हम आवश्यक वस्तु अधिनियम को बदल देंगे। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री तत्कालीन मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा आवश्यक वस्तु अधिनियम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर चुका है, अब इसको समाप्त कर देना चाहिए। जब कोई भी सरकार
कानून के माध्यम से किसी चीज़ को नियंत्रित करती है तो किसी को तकलीफ हो तो समझ में आता है। आज केंद्र सरकार अपने अधिकार को कम कर रही है, इसमें किसी को क्या तकलीफ होनी चाहिए। दूसरा, आज किसी आदमी की स्टॉक लिमिट 10 टन है तो 10 टन का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास है। अगर हम उसको फ्री कर देते हैं तो उसकी क्षमता 1000 टन की हो जाती है। तो 1000 टन वो खरीदेगा तो रखने की भी जगह चाहिए ना। ये सरकार का माल थोड़ी है कि एमएसपी पर हमने खरीद भी लिया और मंडी में सड़ भी रहा है तो सरकार तो नुकसान बर्दाश्त कर लेती है, बाकी लोग नुकसान बर्दाश्त थोड़ी करेंगे। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा ना, गांव में जगह जगह वेयर हाउस बनेंगे। और कालाबाजारी या जमाखोरी तब होती है जब शॉर्टेज हो, जब कानून का उल्लंघन हो। जब कानून से हम उन चीज़ों को रिलैक्स कर रहे हैं तो जमाखोरी और कालाबाजारी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसमें एक बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी आई है, तो क्या उसमें किसान, जो छोटे किसान ज़्यादातर पंजाब से संबंधित हैं, तो क्या उनकी ज़मीन पर उनका हक ख़त्म हो जाएगा? ये शंका बहुत किसानों में ये बहुत ज़्यादा बात है। ये कांग्रेस के लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको भी आग्रह करना चाहता हूँ, आप पूरे एक्ट को पढ़िए। उस एक्ट में कहीं भी ज़मीन से संबंधित कोई भी डील किसी उद्योगपति और किसान के बीच में नहीं हो सकता। कोई भी बड़ा आदमी किसान की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता। कोई भी बड़ा आदमी किसान की ज़मीन पर खेती नहीं कर सकता। ज़मीन पर किसान ही खेती करेगा, फसल का उत्पादन किसान ही करेगा। सिर्फ समझौता फसल का होगा और वो भी बुआई के समय होगा, और बुआई के समय वो मिनिमम मूल्य की गारंटी किसान को देगा, जो आज तक किसी एक्ट का प्रावधान नहीं रहा। एक और शंका जो किसानों के मन में है, अभी मेरी कुछ संगठनों के उससे बात हो रही थी, उनका ये मानना है कि अगर इसी तरह से जो कॉरपोरेट हैं, जैसे आपने अभी बात करी कि वेयर हाउस बनेंगे, कॉरपोरेट्स वहाँ पे जाएंगे, गांव तक जाएंगे, तो इस तरह से कॉरपोरेट जो जब गांव के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो उनका जो एक निजी स्पेस है, जो उनका निजता है, उसका थोड़ा सा हनन होगा। और इसको अगर थोड़ा वो और आगे जाके सोचते हैं तो उनका ये कहना है कि जिस प्रकार जमींदार या जागीरदार अभी उन्होंने किसानों का तो आर्थिक शोषण करते ही हैं, पर उनकी एक गिद्ध दृष्टि जो है उनकी बहू बेटियों पे भी होती है। तो क्या ये आगे जाके जो कॉरपोरेट के नुमाइंदगी करने वाले लोग वहाँ पे अपने आप को एक पूंजीपति की तरह स्थापित करेंगे, तो क्या वही डर उनके मन में भी है? ये एक सामाजिक पहलू है, बट लोग इस बात से भी घबरा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये दुष्प्रचार का चरम है। भारत आज़ाद देश है, किसी भी बड़े से बड़े आदमी की हिमाकत नहीं है कि आप कोई जमींदारी स्थापित कर दे। आज तक किसान घाटे में खेती इसलिए कर रहा था कि किसानी में निजी निवेश नहीं था। निजी निवेश जैसे जैसे किसानी में पहुंचेगा वैसे वैसे गांव-गांव में रोजगार के अवसर खड़े होंगे। और सिर्फ ये अवसर ही खड़े नहीं होंगे, ये अवसर गांव की ज़िंदगी को बदल देंगे। आज पढ़ा लिखा कोई भी लड़का गांव में नहीं रहना चाहता, शहर में जाके नौकरी करना चाहता है। अगर प्रोसेसिंग के लिए कारखाने लगना शुरू हो जाएंगे, 1 लाख करोड़ के जो पैकेज का हमने प्रावधान किया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ गांव-गांव में बनने लगेगा तो हर गांव में कोई अडानी थोड़ी गोदाम बनाएगा। मैं किसान हूँ तो मैं गोदाम बनाऊंगा, मैं उसमें माल रखूंगा। अगर यही सारे शंके किसानों के हैं जिनके आप भी बार बार जवाब दे रहे हो, उनको आश्वस्त कर रहे हो, इन्हीं बिलों को लेकर अगर आप अपने 5 फायदे जो किसान भाइयों को इन बिलों से होंगे, अगर आप अजीत के दर्शकों के साथ वो साझा करेंगे तो हम उनको एक तरह से बता पाएंगे कि ये बिल क्या उनके लिए जो आप दावा कर रहे हो उस मुताबिक क्या है। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि फ़ायदा नंबर 1,
क्रांतिकारी परिवर्तन किसान के जीवन स्तर में आएगा। फायदा नंबर 2, किसान को इस विधेयक के बाद मंडी आने की ज़रूरत नहीं होगी। जिसकी अटकी होगी वो किसान के खेत तक उसकी फसल उसकी चाही हुई कीमत पर खरीदने के लिए खड़ा होगा। फ़ायदा नंबर 3, इसके माध्यम से जो खरीद होगी उस पर किसान का कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी पंजाब में 8.5% टैक्स है, टैक्स से मुक्त हो पाएगा। फ़ायदा नंबर 4, ये एक्ट किसान की फसल खरीदने के बाद 3 दिन के अंदर भुगतान करने की गारंटी देता है। फ़ायदा नंबर 5, मूल्य आश्वासन विधेयक के अंतर्गत बुआई के समय ही किसान और करारकर्ता के बीच में भाव का करार हो जाएगा और जो कीमत का करार होगा वो कीमत देने के लिए प्रोसेसर बाध्य होगा। इसके लिए कानून में प्रावधान किया गया। आपने इसके फ़ायदे एक लिस्ट, इसकी सूची जो है वो हमें बताई, पर जो हरसिमरत कौर बादल श्रोमणी अकाली दल की नेता हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये 2.5 महीने जब से ये ऑर्डिनेंस आया है जून से लेकर अब तक उन्होंने किसानों और अपनी सरकार के बीच में मीडिएटर बनने की कोशिश करी और किसी तरह ये चीज़ें जो शंके हैं उनके ख़त्म किए जा सके, उन्होंने उसकी कोशिश करी। फिर उन्होंने भावुक होते हुए ये भी कहा कि भाई मैं अपने किसान भाइयों से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं अपनी सरकार को कन्विंस नहीं कर पाई, उनको वो नहीं कर पाई। तो जब आप उनको कन्विंस नहीं कर पाए तो क्या लगता है कि किसानों के शंके दूर होंगे? मैं समझता हूँ कि भारत सरकार बहुत साफ नियत के साथ किसानों को उन्नत किसान बनाने के लिए ये बदलाव लाई है। हमारी नियत पूरी तरह साफ है। इस बिल की भावनाओं को किसान आने वाले कल में समझेंगे और जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं उनके दुष्प्रचार बेनकाब हो जाएंगे। और मैं फिर आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि किसान के मामले को लेकर लोगों ने सियासत नहीं करना चाहिए। श्रोमणी अकाली दल पिछले 2 दशकों से ज़्यादा आपके गठजोड़ में शामिल रहे, उनके बारे में कि क्या उनको इस समय आपके साथ खड़े होना चाहिए था? ये थे हमारे साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने अपनी तरफ से सारे शंके दूर करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि ये तीनों बिल जो हैं किसान के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे, उनको मंडी के टैक्स से मुक्ति दिलवाएंगे और उनके लिए आगे बहुत सारे अवसर खुलेंगे जिससे वो अपनी आमदन में बढ़ावा कर सकें।